स्पष्ट कुछ निर्देश दे दिया जाए कि किनको राशि मिलनी है, किनको राशि नहीं मिलनी है। सत्यापन के नाम पे विभाग जो कार्रवाई कर रही है, आज काफी असंतुष्टि महिलाओं को देखी जा रही है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा बस ये सुझाव होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि शिविर लगा करके या तो एक नियम संगत 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जैसे हम लोग आवास देने के समय करते हैं ना महोदय, कि जिनको बिल्डिंग पहले से बना हुआ है, 4 व्हीलर जिनके पास है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ क्राइटेरिया जो बताते हैं। तो जो आप नहीं दे सकते हैं जिनको, तो उनका पूरा लिस्ट बना के 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट जितना पॉइंट में कि ये लाभुक को ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बार बार चक्कर न लगाए। तो इससे क्या होगा महोदय, हम लोग भी जवाब दे पाएंगे कि देखिए इसमें से आप सक्षम है नहीं है, क्योंकि पहले तो सरकार गलती कर चुकी महोदय कि सभी माननीय मंत्री जी हो गया, आ गया बात, आ गया। 1 मिनट आप भी बोलिए कुछ। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो उनकी सूची जारी करके क्यों नहीं मिल पा रहा है उसको नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाए। त्रुटि सुधार, सब सुधरने लायक त्रुटि है तो सुधार लेंगे, नहीं सुधरने तो नहीं सुधरेगा, नोटिस बोर्ड में टांग दिया जाए। मेरा यह ठीक, चलिए माननीय मंत्री जी। मनोज जी ठीक सुझाव। ओके, हम लोग इसको सुधार कर, मिस्टेक हुई होगी मगर सुधार की प्रपोजल आया है, अच्छा है, और हम लोग सुधार के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए आलोक चौरसिया जी, हो गया मैडम, अब इसमें कुछ बचता नहीं है, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। आलोक जी, क्वेश्चन पकड़ाना भी मुश्किल है, नहीं पकड़ाना बाद में भी लोग धरना में बैठे हैं, तो ऐसा एक आश्वासन वहां दिलवा दीजिए ताकि लोग धरना से हट जाए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आज इस योजना के चलते अभी माननीय सदस्यों ने ही कहा था महोदय, सत्ता पक्ष से ही आई थी बात कि वो महिलाएं अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे विकट परिस्थिति आयुष्मान कार्ड पे हो। चलिए आप कहाँ माननीय मुख्यमंत्री है, इसलिए अलग जी आप पूछे, अब आप भटकिए नहीं। माननीय मीरा जी, आप भी मंत्री रह चुका है, आप उसको बाद में सूचना में दी, बाद में सूचना में दे दीजिएगा, बाद में आपको ऑप्शन है सूचना में देने का। कहाँ आप मैया सम्मान योजना, कहाँ आयुष्मान कार्ड, कहाँ भटक रहे हैं। अलग जी चलिए, आप बाद में सूचना देंगे ना मैडम, आप बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी रहेंगे, आप चिंता मत करिए, अभी रहेंगे मुख्यमंत्री जी, आप सूचना दे देंगे। चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए महोदय, ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है और ये पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें ऊर्जा विभाग में जो भी कर्मी काम करते हैं, जो डेली बेसिस पर अपना कार्य करने के काम करते हैं, क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में विगत 14 वर्ष से झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अनुसूची अनुबंधन या संविदा के 6000 लोग ईमानदारी और निष्ठा से मानव दिवस कर्मी के नाम पर अपनी सेवा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे झारखंड के भिन्न आप पूछिए माननीय सदस्य, आप इसमें जो आपका प्रश्न है, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तर है, उत्तर के बाद आपको कहाँ आपत्ति है उस विषय को रखिए। के बाद आपत्ति, मेरा एक ही आपत्ति कि क्या सरकार, क्योंकि चुनाव में सरकार घोषणा किया था कि हम वैसे लोगों को अस्थायी करेंगे और वैसे लोगों को अस्थायी करके हम झारखंड में रोजगार देने के काम करेंगे, क्योंकि रोज लोग अपना जीविका उपार्जन करने के लिए उन लोग रोज कमाते, रोज खाते, और सरकार वैसे लोगों का अस्थायी करेगा, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरक उनके प्रश्न को पढ़ेंगे, कहीं अस्थायी करने का नहीं चिंता व्यक्त किया है माननीय सदस्य। उनके द्वारा जो चिंता व्यक्त किया गया है, मुख्यतः चिंता है कि मानव दिवस कर्मी को ईपीएफ और ईएसआईसी नहीं मिलता है महोदय, ये चिंता व्यक्त किया है और कहा दिशा विहीन हो गया महोदय, कहा दिशा विहीन हो गया महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब अस्वीकारात्मक है, अस्वीकारात्मक है। सरकार से तो हम एक ही पूछ रहे हैं कि इसमें कोई चिंता व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन सरकार वैसे व्यक्ति को, चाहे वो गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो या बरसात का दिन हो, जिन्होंने गांव में खुद मंत्री जी का क्षेत्र में भी लोग बिजली व्यवस्था करने के काम करते हैं, जिनको सरकार
निविदा के आधार पर 8,000, 7,000, 9,000 रुपया देता है। सरकार वैसे लोग के लिए कोई व्यवस्था बनाए ताकि उसका भी परिवार। एक चीज और महोदय कि अगर उस व्यक्ति के किसी भी बिजली मिस्त्री को, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका परिवार रोड पर आ जाए। सरकार अगर कुछ ऐसा नियम बनाए ताकि उस परिवार के लोगों को भी उस कड़ी से जोड़ा जाए। किसी व्यक्ति को बिजली से मृत्यु हो जाए तो परिवार के लोगों को उसकी सहायता मिले, नहीं तो मर जाने के बाद परिवार का कोई मालिक नहीं है महोदय, पूरा रोड पर चलाता है पूरा परिवार। पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ महोदय। मान्य मंत्री, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य की जो चिंता है जी, उस चिंता को पहले हम दूर कर देते हैं महोदय कि जहां ईपीएफ और ईएससीआईसी का कटौती नहीं हो सकता, उनको सुविधा नहीं मिलता है, तो माननीय अध्यक्ष के लिए हम पूरा खाता वही लेकर आए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का सबको मिलता है महोदय, जितने मानव कर्मी है। और दूसरा जो उनका चिंता है महोदय कि रोड में एक्सीडेंट होता है, घटना दुर्घटना होता है, मैं मानता हूं महोदय वो हमारे लोग ही हैं, झारखंड के लोग हैं, और उनके लिए भी व्यवस्था किया गया। अगर कोई कार्य करते हुए कोई मानव कर्मी का डेथ हो गया उसके लिए भी प्रावधान निहित है महोदय, उसको उचित मुआवजा मिलता है महोदय। उचित मुआवजा की बात हम नहीं बोल रहे हैं, अंतिम पूरक है अलग जी, आपका अंतिम पूरक है, पूछिए। हम उचित व्यवस्था की बात नहीं बोल रहे हैं महोदय, हम इतने ही बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति को तार जोड़ने में, कोई व्यक्ति को ट्रांसफर चढ़ाने में मृत्यु होता है तो क्या उस परिवार को सरकार उसके जगह पे या तो पेंशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उस परिवार को, आश्रितों को नौकरी के माध्यम से जोड़ने का काम करेगी? हम ये पूछना चाह रहे हैं महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो मानव दिवस कर्मी है महोदय, अगर वो कार्य करते करते उनकी मृत्यु हो गई महोदय तो कोई प्रावधान नहीं है महोदय कि उसको सरकारी नियोजन दे दे। हाँ, उसको अनुकंपा के आधार पर, संवेदना के आधार पर उसको हम लोग लगाते हैं महोदय, और उसको उचित मुआवजा भी देते हैं मृतक के आश्रित को महोदय। चलिए, हो गया। मान्य सदस्य महोदय, मान्य सदस्य, हाँ हो गया ना आपका, 3 पूरक हो गया। एक और क्या पूछिएगा? एक पूरक। माननीय मंत्री जी बोले कि हम लोग उनको आश्रित के आधार पर देते हैं, जब वो अस्थायी है ही नहीं महोदय, सरकार के अंदर वो अस्थायी उनका है ही नहीं, तो आप किस चीज का उनको आश्रित देने के काम करते हैं? आप माननीय सदस्य दोनों तरफ से प्रश्न खड़ा करते हैं। एक तो आप भी जानते हैं वो लोग परमानेंट है नहीं, इस विषय को आप भी जानते हैं। सरकार का घोषणा है, जी ने आपको उत्तर दिया कि हम लोग समायोजन करते हैं। सरकार का घोषणा, अगर सरकार हम बात नहीं कर रहे, आप अगर माननीय मंत्री जी अगर करते हैं उसको अगर नहीं मानते हैं तो ये भी दिक्कत वाली बात है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी है, जवाब दिला दे। मंत्री जी को क्या जवाब देंगे? माननीय विभागीय मंत्री है ना, बोलिए विभागीय मंत्री जी। मैं तो कह रहा हूं महोदय, संवेदना के आधार पर हम लोग करते हैं महोदय, उनको देते हैं। कई घटना ऐसी भी है महोदय, और उनके क्षेत्र में अगर कोई घटना है तो बताएं महोदय, उनको भी संवेदना के आधार पर हम लोग नियोजन दिलवाएंगे महोदय। वहां मानव दिवस का अवसर शत्रुघ्न बाबू, ठीक है, अगर चलिए शत्रुघ्न बाबू चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा अनुसूचित प्रश्न है कि यह बात सही है राज्य पीटीएस दुकानदारों के प्रति क्विंटल 100-150 रुपया कमीशन दी जाती है, जो वर्तमान समय में दौर में नाकाफी है? क्या यह बात सही है राज्य के पीटीएस दुकानदारों के द्वारा कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है? क्या यह बात सही है गुजरात, केरल सहित अन्य राज्यों में 20,000 रुपया प्रति माह निश्चित आय निर्धारित की गई है? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर में स्वीकार्य है तो सरकार पीडीएस दुकान संचालकों की कमीशन है, तो क्या सरकार पीडीएस संचालकों की कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने या गुजरात, केरल की तरह मानदेय देने की विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार का जो जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काफी असंतुष्ट है। मेरा यह कहना है कि चीनी सिर्फ अंत्योदय कार्ड वालों को दिया जाता है, किरासन की उठाव पूरी तरह से बंद है, धोती, साड़ी, लुंगी साल में 1 या 2 बार दिया जाता है। ऐसे में पीडीएस दुकानदारों का मासिक आय कैसे बढ़ेगा? जहां तक कमीशन की बात है, कोरोना के समय पीएमजीकेवाई के कमीशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार डीलरों को पूरा कमीशन नहीं दिया गया है। किसी जिला में 10 महीना, किसी जिला में 13 महीना, किसी जिला में 20 महीने बकाया है। पूरक के रूप में माननीय शत्रुघ्न बाबू, पूरक के रूप में पूछिए, आप क्या चाहते हैं वो तो पूछिए।
नहीं चाह रहे, जो पीडीएस दुकानदार है उसका जी। कमीशन के बारे में जो बात हुई है जी। बढ़ाने की या मानदेय बढ़ाने की बात हुई है, जी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर क्या विचार करते हैं। अच्छा, माननीय मंत्री जी, फूड एंड सिविल सप्लाई, माननीय मंत्री जी, सर पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का विचार है या नहीं? सर पीडीएस का जो कमीशन हम लोग बढ़ाते हैं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड के अनुसार हम लोग बढ़ाते हैं और उसको सर भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर भाजपा के विधायक है सर, सेंट्रल में इनकी सरकार है सर, कृषि मंत्री भी उन्हीं के हैं सर, और मैं चाहूंगा सर अगर ये लोग आवेदन दे वहां से मंगवाए सर, मैं बढ़ा दूंगा। हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं सर। मैं कहना चाहता हूं महोदय, 100 रुपया देते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 100 रुपया देती है और राज्य सरकार सर 50 रुपया अतिरिक्त हम लोग देते हैं। ये तो अच्छी बात है। मेरा कहना है कि केंद्र 2025 से जमा कर दिया गया है, 23 से बकाया चल रहा हमारे राज्य में, इस पर मंत्री जी क्या बोलेंगे? महोदय ऐसी कोई जानकारी नहीं मुझे मिली है बकाये का। अगर आपको कंक्रीट अगर आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर हमको आप बता दीजिए कि कहाँ पे बकाया है तो देन वी विल डू महोदय, मैं आगे बढ़ूंगा महोदय। बकाया रास्ता हम लोग खुद चाहते हैं किसी का बकाया राशि नहीं रहे राज्य सरकार में महोदय। बताएं कि 4G और 5G के दौर में 2G नेटवर्क वाली मशीन कैसे सही से चलाएंगे? बैठिए सर, बोलिए मंत्री जी। शत्रुघ्न जी बैठिए। शत्रुघ्न जी बैठिए सर बोलिए, जवाब देना है। सर ये बात सही है कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो वहाँ फॉस मशीन जो है हमारा महोदय, ये थोड़ा पुराना मशीन हो गया। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी महोदय हम लोग को बिठाकर साफ निर्देश दिए थे कि जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है। बहुत जल्द 2G मशीन को हम लोग हटाकर महोदय 4G मशीन हम लोग लेंगे और विधायक जी का जो प्रॉब्लम समस्या है महोदय, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे महोदय। ये राज्यव्यापी समस्या है। शत्रुघ्न बाबू हो गया। तो एक बात, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आय निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है, आपका जवाब में आया हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से कहना है कि आपकी बहुमत की सरकार है, बड़ा दिल दिखाए और प्रावधान निश्चित रूप से लाने का बहुमत की सरकार है आपका। चलिए ठीक ठीक, अगर हो गया ये शत्रुघ्न। तो माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी, बैठ चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न सीधा था लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी। सर एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी बट हम बता देते हैं, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है अगर देर से अगर विलंब से अगर भुगतान होता है तो क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय। जी बोलिए। सर निश्चित तौर पर महोदय अगर कहीं लगेगा कि हम लोग क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब करे लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहां से जब साफ चावल आएगा महोदय उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य है उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए। लेकिन मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान
की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनका पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला पैसा। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे एक मिनट आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम मातो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, माननीय सदस्य हंसलाल मुर्मू जी। मेरा प्रश्न है राज्य के किसानों से जुड़ा हुआ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है महोदय। महोदय, जवाब प्राप्त है, हम सिर्फ पूरक के रूप में जानना चाहेंगे कि 5 मीट्रिक टन 30 मीट्रिक टन शीत गृह का निर्माण कार्य सरकार के द्वारा चल रहा है, अभी जो पूर्ण हो चुका है उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? क्या वो शीत गृह चालू है कि अभी बंद पड़ा हुआ है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का जो सवाल है, पूरक सवाल आया है, तो मैं बतलाना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारे पास जो 5 MT का शीत गृह है अध्यक्ष महोदय, उसमें राज्य आदेश में लिखित है कि उसमें FPOs जो होते हैं, लोकल FPOs या लैम्प्स पैक्स, उनको वो संचालित करने के लिए हमें देना है। दूसरी चीज जो 30 MT का है अध्यक्ष महोदय, 30 MT के लिए भी वही प्रावधान किया गया है, किंतु हमारे जो FPOs हैं वो उतने सक्षम नहीं है। बहुत लोगों को दिया गया मगर ये एक फेल्ड अटेम्प्ट रहा, जिस कारण से अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एजेंसी के माध्यम से इसको संचालित किया जाए। साथ ही जो 5000 MT का शीत गृह है, मॉडल शीत गृह, जो लगभग 20 जिलों पे बनाया जा रहा है, जिसमें से 7 जगह पे पूर्ण है, 3 जगह में एजेंसी को दे भी दिया गया है संचालित करने के लिए। बाकी जैसे जैसे वो कंप्लीशन फेज में आ रहा है, हम लोग साइडवेज में साइमल्टेनियसली हम लोग एजेंसी को भी तैयार करके रखे हुए हैं। दूसरी पूरक सवाल है, 5 MT का शीत गृह जो हमें बनाना था, जो 109 यूनिट का टारगेट लिया गया था पूर्व में, वो सारे कंप्लीशन हो चुके हैं। अभी नए प्रस्तावित नहीं है अध्यक्ष महोदय, मगर मैं समझती हूं कि राज्य की ये आवश्यकता है कैपेसिटी को फुलफिल करना, इसीलिए हम लोग एक मॉडल शीत गृह का कुछ तैयारी भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जिसके लिए हम लोग वित्त से अतिरिक्त फंड का भी डिमांड करेंगे। अगर वो सारी चीजों को अनुमति मिलती है तो निश्चित रूप से जितने भी माननीय सदस्य हैं अपने अपने क्षेत्र के किसानों के लिए अगर अनुशंसा करेंगे तो उस योजना की स्वीकृति के बाद हम लोग वो उपलब्ध भी कराने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ठीक है महोदय। तारांकित प्रश्न माननीय अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव जी। अल्पसूचित में मैं इसलिए नहीं कहा कि मेरे अल्पसूचित प्रश्न को
आप 659 को देखें कि राज्य हित के प्रश्न है। 156 कोऑपरेटिव सहयोग समिति बुनकर समिति के 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और उसको आपने तारांकित में भेज दिया आपके सभा सचिवालय ने। मैं दिखवा लेते हैं। कई बार आप कहे अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपके बार बार यही गलती होती है। अगर ये तारांकित का अगर बिल्कुल मैंने अनुसूचित में भेजा है, हम उसको शिफ्ट करवा। ठीक ठीक, चलिए माननीय अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ 1 मिनट इनको पूछिए ना, उसके बाद आपको हम फिर आपको फिर खड़ा करते हैं। आपको बोल बात उनका ममता जी का इसके बाद है क्या? कितने नंबर में है? 198 है। उनके बाद ही है क्या? लास्ट में। अच्छा ठीक है ममता जी, बैठिए, बहुत पीछे है, बैठिए। वो प्रश्न और ध्यानाकर्षण में चला जाएगा, फिर प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति के साथ बैठ करके उस पर चर्चा कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं अध्यक्ष महोदय कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2248 दिनांक 27/9/24 द्वारा ही सचिवालय कार्यालय को प्राप्त है कि उनके बढ़े हुए वेतन मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 6 महीना बीत गया है, वित्त विभाग का संकल्प भी आ गया, 6 महीना बीत गया अध्यक्ष महोदय, तो क्या सरकार इसको कब से देना चाहती है, कब तक देगी, और क्या जब देगी तो ये एरियर के साथ भुगतान करेगी? माननीय मंत्री, ये 2 संकल्प होने के कारण हुआ है सर, 23 में 24 में, और इसलिए पेमेंट में अंतर है। इसीलिए सरकार ने, विभाग ने तय किया है अमित जी कि समानांतर करने के लिए जितना जल्दी हो सकता है 1 आध महीना के अंदर ही उसको प्रक्रिया में ला करके आरंभ करके इसका समाधान कर दिया जाएगा। नहीं, 2 तरह का होगा वो तो हम लोग को समझ में आता है माननीय मंत्री महोदय। 2 तरह का जो वेतन माने 40,900 जो शहर में है और जो 38,500 जो ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसमें यातायात भत्ता दिया गया, ये इसलिए बढ़ा हुआ है, उसके लिए नहीं बढ़ा हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे अध्यक्ष महोदय, ये जो 40,900 वेतन जो शहरी वाले लोग को मिलता है धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो में, इसलिए इनको मिलता है कि इनको यातायात भत्ता दिया जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 38,500 उनको इसलिए मिलता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में तो यातायात भत्ता उसको नहीं मिला। ये नहीं है विषय हमारा विषय ये है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2248 दिनांक 27/9/24 द्वारा सचिवालय संलग्न कार्यालय में कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर को ये वेतनमान कब से मिलेगा? जो वित्त विभाग के द्वारा आ गया है, ये कब से देना चाहेंगे आप? जो नहीं दे रहे हैं, 6 महीना बीत गया है, ये कब से देना चाहेंगे? जब देंगे तो क्या एरियर के साथ देंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं माननीय मंत्री। चूंकि ये है दिया नहीं गया था, तो इसको अब प्लान में अभी संज्ञान में आया है इसका, विभाग को भी। अब हम लोग उसको समानांतर, वित्त विभाग ने जो किया 40,000 वो टोटल सभी जगह इस विभाग में भी, हमारे विभाग में भी करने का प्लान बना है। प्रक्रिया 1 महीना के अंदर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, हो भी जाएगा जल्दी। यही तय। तो क्या 1 महीना के बाद से अगर देंगे तो ये 6 महीना के पहले पत्रांक चिट्ठी इनका संकल्प है, तो 6 महीना एरियर के साथ देंगे आप? नहीं, एरियर के साथ नहीं होगा, अभी से जो हो रहा है वो हो गया। चलिए, लेकिन अभी हो गया, क्लियर हो गया। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, ले लेंगे आपका। 1 मिनट, इनका क्या व्यवस्था है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था ये है कि ये सदन झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत चलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि तारांकित प्रश्न जो लिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। महोदय, पूछे क्यों? स्पष्ट है कि अल्पसूचित प्रश्न 20 मिनट का होगा और 40 मिनट का तारांकित हो गया था महोदय, लेकिन यहां 44 मिनट अल्पसूचित प्रश्न हुआ, तो तारांकित वालों को तो समय नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम सदन को संचालन नियमावली से चलाना चाहते हैं या उसका कोई महत्व नहीं है,
जब महत्व नहीं है तो माननीय स्पीकर महोदय जो कहेंगे मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूं। माननीय सदस्य, कभी कभी, एक मिनट, कभी कभी सदन संचालन का तो नियमावली है ही, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन कभी कभी सदन के माननीय सदस्यों के भावना के अनुकूल भी निर्णय लेना पड़ता है आसन को, तो ऐसे कभी कभी हो गया है, लेकिन आपका बात का ध्यान रखा जाएगा। चलिए समीर जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का सरकार का उत्तर आया और संतोषजनक उत्तर है, लेकिन हमको कहना है कि 2025 और 26 में आप लिखे कि पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ाबंधा छोड़ के सभी आपका एकलव्य विद्यालय में पठन पाठन का काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें कहना कि भवन 4-5 साल पहले बन चुका है और भवन का देख रेख साफ सफाई रख रखाव नहीं हो रहा, काफी टूट फूट गया है, तो इस पर जितना जल्द से जल्द हो सके इसको किया जाए। और दूसरा बात यह है कि महोदय, गुड़ाबंधा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, विकास से कोसों दूर है, काफी पिछड़े है, और इसमें लिखा हुआ है कि 56% ही वहां पर आपका बिल्डिंग का काम हुआ है। तो हमको कहना है कि सरकार से मेरा ये करना है कि ये कितना दिन में पड़ चुकी, मेरा फोकस गुड़ाबंधा में ही है, क्योंकि काफी उग्रवाद क्षेत्र पिछड़े है, शिक्षा का सबसे ज्यादा दीपक वही जलना चाहिए। तो मेरा सरकार से सवाल है कि ये कब तक ये कंप्लीट होगा और वहाँ पठन का काम शुरू होगा, ये मैं माननीय मंत्री से माननीय मंत्री सर, अगर गुड़ाबंधा क्षेत्र के प्रति ही ज्यादातर अगर चिंतित हैं अध्यक्ष सदस्य, तो मैंने स्पेशली जितने भी बन रहे हैं एकलव्य विद्यालय सभी कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया और हमने कहा एक टाइम लिमिट दे दिया, विदिन 2 मंथ 3 मंथ तुम बना के कंप्लीट करो। इस बार हम लोग सभी 60 में प्रारंभ करेंगे, तो इसके अंदर गुड़ाबंधा आ रहा है, इसमें 56% बना हुआ है सर। अब 1 लाख का हम लोग ले लिए हैं, एग्जाम लिए हैं, उसमें 20,000 को नियुक्त करना है, तो गुड़ाबंधा में हो सकता है कि जुलाई के आसपास तक कंप्लीट हो जाए, मगर जो लिस्ट होगा बच्चों का, वेटिंग लिस्ट होगा, उसी से हम लोग प्रारंभ कर देंगे वहां गुड़ाबंधा को भी। माननीय सदस्य संतुष्ट? 56% तो हुआ है, 3 महीना में क्या पूरा हो सकता है? अब जितना जल्दी से जल्द हो सकता है इसको करें। ठीक। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री जी से। सर, डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा राज्य में सभी लक्षित सार्वजनिक वितरण के माध्यम से वहां राशन उपलब्ध कराया जाता है, चावल हो, दाल हो या चीनी हो। 2009 में इस तरह का सिस्टम लागू किया गया। 2013 में प्रति क्विंटल 40 रुपया के दर से निविदा के माध्यम से दर निर्धारित की गई, लेकिन इन 12 सालों तक अब तक जो डिलीवरी दी जाती है गाड़ियों के द्वारा, परिचालन के द्वारा, उसका दर अब तक नहीं बढ़ाया गया है। मेरा मांग है कि वो दर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर स्पष्ट दे दिया गया है माननीय को, और ये साफ कहा गया है महोदय कि जो 2009 में महोदय इन्होंने कहा है कि 2013, लेकिन डीएसडी हम लोग 2009 से चालू किए हैं, और जो इनका कहना है कि सितंबर 2015 में अधिकतम 30 रुपया प्रति क्विंटल की राशि से दे था महोदय। तो हम लोगों ने बढ़ाया है महोदय, हम लोग 2016 तक बढ़ा के इसको अधिकतम 40 रुपया प्रति क्विंटल हम लोग करने का काम किया है। तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है महोदय? अब ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है और जो ट्रांसपोर्टेशन को दिक्कत होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं महोदय। जब संविदा में हम जो रेट हम फिक्स कर रहे हैं महोदय, मान लीजिए 40 रुपया, तो यहाँ 35 रुपया में लोग जो संविदा खेल लेने को तैयार है महोदय, तो हम किस आधार पर हम बताएंगे बढ़ाएंगे महोदय, ये बता दें महोदय। 12 सालों में तेल है, बहुत सारे सामानों का दाम की वृद्धि हो गई, गाड़ी की दाम बढ़ गई, लेकिन आपके लिए गाड़ी पहुंचा दे रही है वो सामान, तो उसका भी दर बढ़ना चाहिए, ये मेरा मांग। सर, जब हम मान लीजिए कोई किसी का प्राइस 50 रुपया मार्केट में रखते हैं महोदय, हम टेंडर निकाल दिए,
तो महोदय जब वो 30 रुपया में ही मेरा काम हो जा रहा है तो हम सर 50 रुपया में कैसे उसको आगे करेंगे महोदय? तो इसमें तो हमको कोई गुंजाइश लगता नहीं महोदय। फिर भी अगर सदस्य बहुत चिंता में है कि जो संविदा लोगों को राशि बढ़ा दिया जाए महोदय तो हम विचार करेंगे महोदय। चलिए, माननीय सदस्य शुक्ला राव जी। मेरा सवाल था अध्यक्ष महोदय नगर विकास विभाग से, गलती से लघु सिंचाई में चल गया अध्यक्ष महोदय, संबंधित विभाग को भेजते हुए इसको कूट कर दिया अध्यक्ष महोदय। पुट कर, ठीक। चलिए, माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। है यहाँ कहना है कि 210 लोग हैं, उनको समायोजन करना है। माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि समायोजन इसको कर दें, क्योंकि सभी लोग झारखंड के लोग हैं और भारत सरकार अगर नहीं दे तो लोग तो हम लोग के हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी और सदस्य महोदय रामचंद्र जी, हमने डिस्कस किया विभाग से और उसने ये तय किया, एग्री हुआ है कि इसको हम लोग, हाँ, लेकिन क्वालिफिकेशन अलग, जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट है और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, दोनों का क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, बट उसकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वैसा होगा। मगर ये तय है, विभाग ने तय कर लिया है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अब शून्यकाल की सूचना, माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जो सलाई विधानसभा क्षेत्र एक मिनट। श्री राज सिन्हा स्वविषय ने राज्य में मादक पदार्थों के काले कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते बजट सत्र में इस सूचना पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इस सूचना को अमान्य किया जाता है। चलिए, मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 5 पथ बेको से अमदापहाड़ी से बारूबेड़ा से चिल्की झरना से थरकादहा एवं चिल्की झरना से मेघादा राजाभाषा तक उक्त सभी पथों का शिलान्यास वर्ष 2021-22 में किया जा चुका है तथा इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, परंतु उक्त पथों के बीच वन भूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी निर्गत नहीं किए जाने से आज तक उक्त सभी पथों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही है। अंत में आसन के माध्यम से अपार जनहित में उल्लेखित पथों का वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी निर्गत करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पारसनाथ पहाड़ प्रकृति का एक अनूठा उपहार है। हमारे पूर्वज पारसनाथ पहाड़ से नाना प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर आते थे और औषधि बना के गंभीर रोगों का उपचार करते थे। काफी वरिष्ठ हैं, मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के स्टेट के हैं। अभी ये जो अवसर है ध्यानाकर्षण का, इसमें कई सूचना है और आपका हस्ताक्षरी भी है, उनको भी पूछना है, तो समय बहुत व्यय हो जाए। एक मिनट बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं इसमें। भालको, अब झालको बनाए हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है, इसको फंक्शनल करना है। सवाल ये है सर, ये तो सरकारी व्यवस्था है। झारखंड बनने के पहले बिहार के दिनों में भी निजी व्यवस्थाएं थी, बहुत से तालाब थे निजी, बहुत से पाइन थे निजी, बांध थे निजी, और वो निजी सिंचाई करते थे लोग। लेकिन अभी जमींदार खत्म हो गए, जमीन छोटी पड़ गई उनके लिए भी, तो दूसरे के भी खेत में सिंचाई हो सकती है, तो सरकार इसको अपनाए, ये कहना चाहूंगा। ये इसके बाद सर एक और चीज कहूंगा, कल देख रहा था मैं, बजट की व्यवस्था कम है। मेरा मानना है कि जल ही जीवन जब हम कहते हैं तो बजट इसमें ज्यादा होना चाहिए, जल के लिए ये ज्यादा होना चाहिए। अंत में महोदय कहूंगा कि जैसे खाद्य अधिकार कानून बनाकर भूख से निजात पाने के हेतु प्रयासरत हैं हम,
क्यों नहीं उसी तरह जल नीति पर अमल कर प्यास से मानव धरती के प्यास को निजात पाने हमको चाहिए। क्यों न नीति बनावे और उसको अमल करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, यस नो में बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ सीपी चचा के बाद वही होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया है। कल मैं भी अपने बजट भाषण में बोला हूं कि छोटा छोटा स्कीम लूंगा और झालको को भी हम जिंदा करेंगे, क्योंकि झालको जो है उसमें ग्राम सभा के माध्यम से काम होता है और झालको छोड़ करके जो भी माइनर इरिगेशन है या जो भी काम निकलता है वो टेंडर होता है। और हमारे लोग जो है, जो हमारे समर्थक हैं, वो गरीब तबके से आते हैं, आदिवासी है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, दलित हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको इस माध्यम से लाभ पहुंचाए, काम भी हो और थोड़ा लाभ भी हो। तो झालको को भी जिंदा करेंगे और जल नीति का, झारखंड जल नीति 2015 से लागू है, प्रत्येक 5 वर्ष में उसका पुनर्समीक्षा होता है और इस पर हम लोग समीक्षा अभी भी किया जाएगा और होगा। और जो भी आप अभी यहाँ बोले हैं उस पर हम ध्यान देंगे और आपसे मार्गदर्शन लेंगे। माननीय धन्यवाद। सदस्य भूषण तिर्की जी। भूषण तिर्की जी। जी अध्यक्ष महोदय, दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं। सरकार के दे रहे हैं, तरफ से आगे बढ़ने दीजिए। सरकार की तरफ से हमें जवाब मिला है मंत्री महोदय की तरफ से अध्यक्ष महोदय, लेकिन मंत्री महोदय को मैं अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले बार पंचम विधानसभा में भी मैंने इन बातों को रखने का काम किया था और पंचम विधानसभा में भी ये कार्य पूर्ण हुआ नहीं। फिर दोबारा हमको इस बातों को लाना पड़ा है, क्योंकि गुमला नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1973 में गुमला नगर पालिका बना था अध्यक्ष महोदय, और गुमला नगर पालिका में उस समय 10 वार्ड थी और तब से लेके अब तक नगर पालिका क्षेत्र में अभी वर्तमान में गुमला नगर पालिका की हालत यह है कि नगर परिषद बन गई है, जो 1978 में 83 में जो है कि नगर परिषद का गठन हुआ है और अब तक 10 वार्ड से लेकर के 22 वार्ड तक का सफर ये किया है नगर पालिका, जिसमें जहां कहीं भी आदिवासी बहुल इलाका है 22 वार्ड में 6-7 वार्ड ऐसा है जहां आदिवासियों की बहुलता है। इस बहुलता में आदिवासियों के बीच में एक बूंद पानी पीने के का उपलब्ध नगर पालिका के द्वारा नहीं हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसी पर हमने मंत्री आप पूर्वक पूछिए, इसमें क्या आप मंत्री जी से जानना चाहते हैं? नहीं, तो इसी पर मैं मंत्री साहब को बताना चाह रहा था कि नगर पालिका बना 1973 में, नगर परिषद 1983 में, और अब तक वहां रह रहे आदिवासियों को पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है। ये चिंता का विषय है। इसलिए मंत्री महोदय बताएं कि जो गुमला नगर पालिका का जिला बना 1983 में 42 साल हो गया, 1973 में नगर पालिका बना 52 साल हो गया, तब से लेके अब तक वहां रह रहे आदिवासियों के बीच में पानी की सप्लाई नहीं है। तो मंत्री महोदय, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि कब तक ये हमारा आदिवासी बहुल इलाके में जो 6-7 वार्ड में आदिवासी की बहुलता है, पानी की आपूर्ति कब तक करेंगे? माननीय मंत्री। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य का प्रश्न जो है जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य भी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, इस सदन के पुराने सदस्य हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से भी अवगत हैं। मान्यवर,
पुरानी पेयजलापूर्ति योजना जिसके माध्यम से उस नगर परिषद में जलापूर्ति की जाती थी, ये इसका डिजाइन लाइफ खत्म हो गया था। पुरानी परियोजना थी, मात्र 2105 घरों को संयोजन था। माननीय सदस्य के ध्यानाकृष्ट करने के बाद एक बृहद और बड़ी पेयजलापूर्ति योजना वर्ल्ड बैंक के और अमृत 2.0 के माध्यम से किया गया। मान्यवर, 112 करोड़ की लागत से इस योजना के द्वारा 63,435 लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, बड़ी योजनाएं हैं, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, तो जाहिर तौर पर जो अहर्ताएं हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको पूरा करने में समय भी लगता है। इसमें 2 बार टेंडर निकाला गया। मान्यवर, पहली बार जो टेंडर निकला है वो डेट ऑफ पब्लिशिंग है 23/2/2024। इसमें 5 बिड रिसीव्ड हुए थे मान्यवर, और इन 5 बिड्स में से 5 के 5 टेक्निकली फेल कर गए। वर्ल्ड बैंक का पैसा था, तो वर्ल्ड बैंक के जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा किए बगैर राज्य सरकार चाह के भी नहीं दे सकती है। जैसा माननीय सदस्य बोल रहे हैं, पानी बहुत महत्वपूर्ण और प्राथमिक जरूरत है और होना भी चाहिए। दूसरा टेंडर फिर 13/9/2024 को निकाला गया मान्यवर। इसमें 6 बिड्स आए, 6 में से 4 बिड टेक्निकली फेल हुए, 2 बिड टेक्निकली सही थे। वर्ल्ड बैंक के पास अप्रूवल के लिए इसको भेजा गया है, और हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि टेंडर का निस्तारण अगले महीने तक कर लेने का प्रयास है। लेकिन फिर मैं दोहराकर इस बात को कहता हूं, आप भी जानते हैं कि पेयजलापूर्ति की योजनाएं ओवरनाइट नहीं बनती हैं, उसमें समय लगता है। तो मैं बस आपको सदन के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि आपके क्षेत्र के लोगों को पानी पहुंचेगा, ससमय पहुंचेगा। सरकार प्रयत्नशील है कि लोगों को प्राथमिक जरूरतें उनकी पूरी की जा सके। मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, और कुछ बचा है, कुछ नहीं। थोड़ा सा हुजूर, क्या बताइए? थोड़ा सा हुजूर बताइए। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, 1 महीना के बाद निस्तारीकरण हो जाएगी, बहुत जल्द पानी पहुंच जाएगा। चूंकि मंत्री महोदय बड़ी गंभीरता से इन बातों को कहने का काम किए, तो बहुत जल्दी का अर्थ क्या होता है अध्यक्ष महोदय, ये पूरा आप चला जाएगा या फिर ध्यान से सुने नहीं, बोले कि सुने हजूर, वो एक बात बोले कि ओवरनाइट नहीं बनता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक कहा मंत्री माननीय मंत्री हमने सुना। माननीय मंत्री ठीक। तो सर, मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट कहा था, 112 करोड़ की योजना है, 63,000 से ज्यादा घरों को जल संयोजन है। मैं सदन में अगर इनको यह आश्वस्त करूं कि 6 माह के अंदर में पेयजलापूर्ति शुरू हो जाएगी, तो यह अन्यथा होगा। ये कहना उचित नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और आपकी चिंताओं को, आपके जनहित से जुड़े मामलों को सरकार पूरी गंभीरता से देख रही है, और हम यथाशीघ्र प्रयास करेंगे कि ये कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए वर्ल्ड बैंक के स्पेसिफिक फॉर्मेट में टेक्निकल बिड का सबमिशन होना है, स्पेसिफिक बिड के बाद अप्रूवल होना है। तो हम आपको इसी बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि इसको यथाशीघ्र हम लोग करना चाहेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। हुजूर, यथाशीघ्र मंत्री महोदय कह रहे हैं हुजूर, और हमारा नगर पालिका 1973 में बना है हुजूर, 1993 में नगर परिषद का गठन हुआ है हुजूर, 42 साल और 52 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और पानी का नसीब नहीं है वहां के रहने वाले आदिवासियों को, और मंत्री साहब कह रहे हैं कि अतिशीघ्र कर देंगे हुजूर। तो अतिशीघ्र का अर्थ क्या होता है हुजूर, ये भी तो बता दे अध्यक्ष महोदय। क्या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? चलिए, आप अभी माननीय गुमला के विधायक जी ने, सीपी बाबू सूचना में है, ये ध्यानाकर्षण है। आप इसी पर एक क्वेश्चन है, एक सुझाव नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, सुझाव। चलिए, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, सुझाव दूंगा। चलिए, माननीय ने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा है अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने, और माननीय मंत्री ने भी बड़ा सुस्पष्ट जवाब दिया और सही जवाब दिया, इससे इनकार नहीं कह सकता। सुझाव मेरा ये होगा कि जिन 6-7 आदिवासी बहुल वार्ड है, तो कम से कम मैं जानता हूं कि ये कितना दिन में होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं रांची में झेल रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम HYDT के माध्यम से
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार कर सकती है ताकि वहां रहने वाले आदिवासी भाइयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। मेरा यही सुझाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं भूषण जी। माननीय मंत्री जी जवाब दिलवा दीजिए हुजूर, कब तक करेंगे ये? 6 महीना में, साल भर में करेंगे, कब तक जवाब दिला दीजिए। बड़े भाई सीपी सिंह साहब का वक्तव्य आया, नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं और राज्य की सबसे प्रतिष्ठित नगरी और रांची के माननीय विधायक भी हैं, तो निश्चित रूप से चीजों की बेहतर जानकारी है और ये भी मान रहे हैं कि अपने कार्यकाल में जब वो नहीं कर सके तो हमसे क्यों उम्मीद रखेंगे। लेकिन हम उनके सुझाव का स्वागत करते हैं और माननीय विधायक जी, स्पेसिफिक अगर किन्हीं वार्ड में HYDT के माध्यम से जलापूर्ति के कुछ प्रस्ताव हैं तो आप अवश्य भेजें। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में ही उसको हम लोग चालू कर दें, क्योंकि बड़ी योजना है तो बड़ी योजना का कंप्लीशन का डेट भी कम से कम 2 साल का होता है। तो हम सदन में आपको कह दें कि 6 महीने में, साल भर में हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन बड़े भाई का सुझाव बहुत स्वागत योग्य है। उन 6-7 वार्ड में जहां पर पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, आप एक प्रस्ताव नगर परिषद के माध्यम से भिजवा दें, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करके वहां पेयजलापूर्ति बहाल कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य उदय शंकर सिंह जी। जी एक तो क्वेश्चन लेने दीजिए, हम दे रहे हैं आपको, आप दे रहे हैं, समय देखकर देंगे ना। सब बोलिएगा तब तो ध्यानाकर्षण बेकार हो जाएगा। समय मिला है, 2-4 निकाल लेते हैं। जी, अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से ये ध्यानाकर्षण घूम रहा था और इसका जवाब भी इसमें दिया हुआ है, जो किसी भी तरह से मैं ये कहूंगा कि इसमें स्वच्छता विभाग का वक्तव्य है, ये वक्त का व्यय है, वक्त का व्यय है। ये सारा का सारा मैं समझता हूं कि 99% गलत है। पिछले 10 साल 15 साल पहले से जो जल प्रवाह नहीं हो रहा है, जिसका टेंडर 15 साल पहले हो गया है, 10 साल पहले हो गया है, और उसमें हेडक्वार्टर सारठ है, बभनगांवा है, पथरड्डा है, बारा पंसारी है, बहुत सारा है, आराजोरी है, माथाटाण है, सब आदिवासियों का और जनरल विलेजेज में एक भी साल, जैसे इन्होंने लिखा है कि मेरा इतना % चालू है, चापाकल का भी सारा इसमें लिस्ट दिए हैं इन्होंने कि 25 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्मित है, जिसमें 4 अदद योजना चालू है आउट ऑफ 25, 4 अदद। वो एक अदद भी दिखा दे अगर डिपार्टमेंट, तो मैं चुनौती भरी शब्दों में कहता हूं, जो आज से 15 साल पहले 10 साल पहले का है। एक भी मैंने पानी के लिए वहां त्राहिमाम हो रहा है, पूरे सारठ, पालाजोरी, कर्माटाण। सरकार को ये डिपार्टमेंट धोखा दे रही है, इसका मतलब है। और माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सारठ विधानसभा क्षेत्र का, पालोजोरी प्रखंड, सारठ प्रखंड और कर्माटाण प्रखंड में उनका जो चिंता है महोदय कि डीएमएफटी, इन प्रखंडों में डीएमएफटी फंड के तहत तथा पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा जल मीनार निर्मित कराए गए हैं, परंतु उनसे एक भी जगह पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ये चिंता है महोदय। तो चूंकि सरकार का उत्तर उनको दिया हुआ है महोदय, उनको सरकार को उत्तर दिया हुआ है कि महोदय पालाजोरी प्रखंड में जो योजनाएं चल रही है अभी पूर्ण नहीं हुई है, सारठ प्रखंड में जो योजनाएं चल रही है अभी अपूर्ण है महोदय, कर्माटाण में जो योजनाएं चल रही है कुछ योजनाएं शुरू हुई है महोदय, कुछ योजनाएं अपूर्ण है, डीएमएफटी की योजनाएं चल रही है महोदय, कुछ योजनाएं पूर्ण हुई है, जलापूर्ति चालू है, कुछ योजनाएं नहीं शुरू हो पाई है महोदय, कुछ डीएमएफटी के जो योजनाएं हैं
वो कुछ तकनीकी खराबी के चलते वो बंद पड़े हुए हैं महोदय। उसके लिए हम लोग उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि भाई आप डीएमएफटी मद का पैसा से बैग को उसको जलापूर्ति को बनाए और जनता को पानी पिलाने का काम करें महोदय, पानी मुहैया कराने का काम करें महोदय। ये चूंकि कई योजनाएं चल रहे हैं महोदय, और माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि नहीं 10 साल 15 साल 20 साल पहले बना है, बता दें महोदय कौन सा योजना की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत योजनाएं है महोदय, लेकिन कोई योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है महोदय। ये हम जानना चाहेंगे कि कौन योजनाएं की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि कौन सी योजना नहीं चल रही है, और मैं क्या कहा कि एक भी योजना नहीं चल रही है जो आज से 10 साल 15 साल पहले से कागज में दिखाया हुआ है कि मेरा जल चल रहा है, मेरा पूरा है। ये डीएमएफटी की बात इन्होंने कही, तो डीएमएफटी का भी वही हाल है। अगर इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए तो 10% भी काम सरजमीन पर नहीं हुआ है, कागज जो कहता हो। मैं तो एक शब्द इस्तेमाल किया था चुनौती वाली, इसलिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर भी कि जब सरकार को ही गलत रिपोर्टिंग दिए हुए है और माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये पूर्ण है, चालू नहीं है, पूर्ण ही नहीं है। जैसे सारठ आज से 15-20 साल पहले से आज तक आप अपने हर डिपार्टमेंट का अपना इंटेलिजेंस विजिलेंस है, उससे वो पता कर लें कि क्या आज तक सारठ में पानी उसने सप्लाई दिया है। माननीय मंत्री, क्या पालोजुरी में दिया है, जांच करवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खाली 2 विषय को बोलना है अध्यक्ष महोदय, कि मैं कह रहा हूं महोदय कि योजनाएं पूर्ण हुई ही नहीं है महोदय, तो चालू होने की तो संभावना ही नहीं है महोदय। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 15 साल पहले योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, तो हम माननीय सदस्य से जानना चाहेंगे कौन सी योजना पूर्ण हुई है। क्या पालाजोरी प्रखंड की कोई योजना है, क्या सारठ प्रखंड की कोई योजना है, या फिर कर्माटांड की? वही स्पेसिफिक बताए महोदय किस योजना की बात कर रहे हैं, तो हम जांच करके उनको प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा सारठ हिट और तो है जो है ही, मैं 99% कहा, लेकिन सारठ हेडक्वार्टर है, पालोजोरी हेडक्वार्टर है, कर्माटांड हेडक्वार्टर मीन्स प्रखंड विलेज चालू नहीं है, और चालू ही नहीं है। उस पर 2 बार 3 बार 4 बार खर्च हुए हैं। जरा इसको अपने इंटेलिजेंस से जांच तो करवा लें। हमने कई दफा डिपार्टमेंट को, या क्या कहा जाए अध्यक्ष महोदय, इसमें जो, इसलिए मैं कहा कि वक्त का व्यय, वक्तव्य का इसमें दिया 2425 अदद चालू है, 2415 सॉरी, आउट ऑफ 3206 अदद चापाकल में 2424 चालू दिखा दे डिपार्टमेंट, मैं यहीं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। माननीय सदस्य महोदय, आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि आप कौन योजना, आप योजना का नाम नहीं बताए, फिर भी महोदय हम जांच करवा लेते हैं, लेकिन जिन योजनाओं का उल्लेखित है, जो योजना इन प्रखंडों में चल रहा है, वो योजना पूर्ण नहीं हुआ है महोदय। और क्यों पूर्ण नहीं हुआ ये भी आप जानते हैं महोदय कि केंद्रांश हमको नहीं मिला है, जिसके चलते योजना पूर्ण नहीं हुआ है। रह गया दूसरे खंड में, इन्होंने कहा कि महोदय चापाकल भी चालू नहीं है, तो निश्चित तौर पर चापाकल का हम जांच करा लेते हैं महोदय, आवश्यकता अनुसार उस पर हम चालू भी करा देंगे महोदय। ठीक है, चुनाव चालू करो महोदय। 1 मिनट, एक बहुत अच्छी बात कहा माननीय मंत्री महोदय ने कि कौन सी आउट ऑफ 3206 अदद में मैं कहा 99%, 100% नहीं कहा फिर। और ये चापाकल की बात आप अगर चले जाएं, जो मैं गांव से बताया अभी, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बस्की ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आसन बनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आप सालतर आप माननीय सदस्य आप लिस्ट भेजवा दीजिए मंत्री जी के पास, जो अपूर्ण है। 3 बार ये
आप लिस्ट भिजवा दीजिए, वो जांच करवा लेंगे, तीसरे बार में आज निराकरण का उपाय भी करेंगे। ठीक ठीक ठीक, आप भिजवा दीजिए माननीय सदस्य। महत्वपूर्ण आसन बात है, को सहयोग करिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, नरेश प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, एक असल बात, ये अवर प्रमंडल कार्यालय सारठ PHET का जो आज 2-3 दशक से है, लेकिन सिर्फ कागज में है, कहीं सारठ में एक अवर प्रमंडल कार्यालय दिखा दे डिपार्टमेंट या मंत्री महोदय, आप जांच करा लीजिए, हवा में से चलती है। 100 करोड़ की योजना मेंटेनेंस के समय में ठप हो जाती है। 100 करोड़ की योजना, सारा चीज वो लिखा हुआ है, लेकिन आप कागज भिजवा दीजिए। नरेश प्रसाद सिंह जी, अभी देखिए, ये माननीय सदस्य, ये सूचना का समय नहीं, ध्यानाकर्षण का है, इसके गंभीरता को आप समझिए। आप पूरे राज्य में पानी की बात हो रही थी, आप माननीय सदस्य चिंतित हैं, मंत्री जी को भी उनका अनभिज्ञता जाहिर करना है, दोनों में समन्वय स्थापित करना है। उस बीच में आप सूचना में बोलिएगा 5-6 आदमी, तो बाधित होगा काम। क्या बोलिए, देखिए अभी कहां से सूचना जाएगा, आप देख लीजिए सूचना का, बोलिए। बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जब मेरे झरिया विधानसभा में पिछले 5 सालों से जो 312 करोड़ का जो काम पानी पे चल रहा है, टेंडर जो पास हुआ था, वो अब तक वो काम धरातल पे नहीं उतरा है, और सबसे घोर किल्लत है झरिया विधानसभा में। और पहला फेज में मोटर चेंज करना था अध्यक्ष महोदय, लेकिन मोटर नहीं चेंज होने के कारण झरिया विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और आए दिन मतलब पाइप लीकेज करता है, कुछ असामाजिक तत्व के लोग फोड़ देते हैं, उस पे कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और माननीय आ गया सूचना आपका आ गया। आप माननीय सदस्य, आप इसको एक विभागीय मंत्री को लिख के दे दें, सदन का समय को मत बर्बाद करिए, उसको लिख के दे दें। माननीय नरेश जी, मेरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे ठीक ले लीजिए, पूरे पलामू एवं गढ़वा जिले में नीलगाय के चलते बहुत से किसान खेती करना छोड़ दिए हैं। अगर कुछ किसान खेती करते भी हैं, तो अगर उनका फसल नीलगाय के द्वारा बर्बाद किया जाता है, तो प्रॉपर स्थल निरीक्षण नहीं होने के वजह से उसमें से भी बहुत किसान मुआवजा लेने से वंचित रह जाते हैं। मेरा यह कहना होगा कि नीलगाय के लिए अस्थायी समाधान हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री, नीलगाय का धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न में ही उनके प्रश्नों का उत्तर भी है। नीलगाय एक स्वतंत्र या जंगली जानवर है, किसी बाड़े में या घेरे में नहीं रखा जा सकता है। सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकार यह कर सकती है कि जिस ग्रामीण का, जिसकी फसल का क्षति हुआ है, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति कर दे। मैं आंकड़े देकर माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितना दिया है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ मामले ऐसे जरूर रहे होंगे जिसमें पदाधिकारियों की उदासीनता से उनकी क्षतिपूर्ति के मामलों को संज्ञान नहीं लिया गया होगा। तो मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में कड़ा निर्देश देते हुए ऐसे किसी भी मामले को सरकार के संज्ञान में लाने से लेकर उनको क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था को सुचारू करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर इसके संरक्षण या रोकथाम के आपके पास कोई उपाय हैं तो कृपया आप अवगत कराएं, सरकार अवश्य ग्रहण करेगी। चलिए नरेश बाबू, बहुत धन्यवाद आपको, ठीक जवाब आपको मिल गया। अरूप चटर्जी जी, ध्यानाकर्षण जी, ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ, जवाब हमें मिला है। अध्यक्ष महोदय,
बीएसआईडीसी की विभाजन, झारखंड में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी बीएसआईडीसी की विभाजन नहीं हुई और सारे इंडस्ट्रीज जो है वो आज भी कोर्ट केसेस में या दूसरे तमाम चीजों में फंसे हुए हैं। सरकार इसको पहल करके झारखंड की जितनी इंडस्ट्री है, झारखंड की जितनी परिसंपत्तियां हैं अपने अधीन कब तक लेंगे, ये एक बात है। द्वितीय प्रश्न मेरा केएमसीएल को लेकर है। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर इंडस्ट्री में जो जमीन है वो गैराबाद है, सरकारी है। खास करके हमारे यहाँ जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।